नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MCQ सीरीज फॉर वीडियो वीपीडीओ, जो इस सीरीज का पार्ट 13 है। इससे पहले 12 पार्ट इस सीरीज के हम लोग कर चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी के सभी जो वीडियोज हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बना के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जिनके माध्यम से आप पिछले सारे पार्ट्स देख सकते हैं। और उन सभी पार्ट्स में दोस्तों हमने वीडियो वीपीडीओ एग्जाम से टारगेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस पूरी सीरीज में हमने बात करी है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड, कंप्यूटर, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, इन सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स वीडियो वीपीडीओ एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उन सभी सब्जेक्ट से सेलेक्ट करके कुछ टारगेटेड क्वेश्चन आपके वीडियो वीपीडीओ एग्जाम के लिए हम लेके आते रहे हैं। और इस सीरीज का जो पूरी प्लेलिस्ट है वो आप लोग वीडियो वीपीडीओ एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि उससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। और हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस सीरीज से आपको देखने के लिए मिले। और एमसीक्यू सीरीज फॉर वीडियो वीपीडीओ जो है हर रात 8 बजे आपको उत्तर पाठशाला यूट्यूब चैनल में देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोग जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे उन सभी दोस्तों के साथ जिनका भी 4 और 5 दिसंबर को वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम है। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि जैसे ही ये सीरीज यूट्यूब पे अपलोड हो आप सभी के पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों, अगर आपको ये जो सीरीज है इसकी पीडीएफ आपको चाहिए होंगी, तो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। उनके माध्यम से आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो वीपीडीओ के लिए जो टारगेटेड सीरीज है हमारी पार्ट 13 उसका। और आज के जो सीरीज है इसका पहला क्वेश्चन ये रहा कि उत्तरांचल या उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वो इनमें से कहां स्थित है आपको बताना है। उत्तराखंड पीएससी 2005 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है आपका देवप्रयाग में, बी ऑप्शन है कालसी में, सी ऑप्शन है केदारनाथ में और डी ऑप्शन है आपका ऋषिकेश में। तो आपने बताना है कि उत्तरांचल में अशोक का जो शिलालेख है इसमें से कहां स्थित है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कालसी में। तो कालसी में आपको देखने के लिए मिलता है, उत्तराखंड में जो कालसी है देहरादून जिले के अंदर, उसमें आपको अशोक का शिलालेख देखने के लिए मिलता है। और जो ये शिलालेख है दोस्तों, इसमें जो लिखे गए लेख हैं उनकी जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। और जो इसमें लिपि का प्रयोग किया गया है, उस लिपि जो है दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये जो शिलालेख है आपको देहरादून जिले के अंदर कालसी नामक जगह से देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ए ऑप्शन आपका कुमारगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन आपका स्कंदगुप्त, सी ऑप्शन आपका समुद्रगुप्त और डी ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। और आपने बताना है कि इसमें से किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम को दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो गुप्त शासनकाल था हमारा, वो भारत के इतिहास में स्वर्णिम काल इसे कहा जाता है, क्योंकि गुप्त शासनकाल के अंतर्गत सबसे ज्यादा स्वर्णिम सिक्के जारी किए गए थे, जिस कारण से गुप्त शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और गुप्त शासनकाल में जो गुप्त शासक था कुमारगुप्त प्रथम, उसे नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित किया था, आपने बताना है। ए ऑप्शन आपका जहांगीर, बी ऑप्शन आपका औरंगजेब, सी ऑप्शन आपका हुमायूं और डी ऑप्शन आपका शाहजहां। तो आपने बताना है कि किस मुगल ने ये जो अपनी राजधानी थी आगरा उसे दिल्ली स्थानांतरित किया था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका शाहजहां। तो शाहजहां ने दोस्तों जो मुगल साम्राज्य की राजधानी थी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी थी शाहजहां ने। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि शाहजहां के द्वारा राजधानी को आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड पीएससी 2005 में भी पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन आपका आहार, बी ऑप्शन आपका दस्तूर, सी ऑप्शन आपका सूबा और डी ऑप्शन आपका सरकार। तो आपने बताना है कि मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा
वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सरकार। तो सरकार कहा जाता था मुगल प्रशासन में जिलों को, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मुगल प्रशासन में जिलों को सरकार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था, आपने बताना है। यानी कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो 1932 में इनमें से कौन सी हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, आप लोगों के ऑप्शन है। तो कौन सी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है 1932 में हुई थी आपने बताना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। और गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड दोस्तों कुछ एग्जाम में जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं कि वो कौन थे जिन्होंने तीनों के तीन गोलमेज सम्मेलन अटेंड किए थे। तो उनका नाम है दोस्तों भीमराव अंबेडकर। और दोस्तों दूसरा प्रश्न इसमें से पूछा जाता है कि कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो कांग्रेस ने दोस्तों जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन हुई थी लंदन में उसमें भाग लिया था। या इसको इस प्रकार से पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन सी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा भी दूसरी गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया गया था। और एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के ही शासनकाल में जब वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था, आपने बताना है। ए ऑप्शन आपका 6 मार्च 1930 को, बी ऑप्शन है 12 मार्च 1930 को, सी ऑप्शन है आपका 6 अप्रैल 1930 को और डी ऑप्शन आपका 12 अप्रैल 1930 को। तो आपने बताना है कि गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन इनमें से किस डेट को किया था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को। और 12 मार्च 1930 में जो है दोस्तों महात्मा गांधी अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी गांव तक की जो 24 दिनों का पैदल मार्च इन्होंने निकाला था। और जो ये मार्च है ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ निकाला था। और 24 दिनों की जो यात्रा थी ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर ये नमक कानून को तोड़कर इसे खत्म किया था। यानी कि नमक कानून का उल्लंघन 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। और जो दांडी यात्रा थी 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की गई थी और 24 दिनों की ये पूरी यात्रा थी। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका मंगल, बी ऑप्शन आपका शुक्र, सी ऑप्शन आपका पृथ्वी और डी ऑप्शन आपका बुध। तो आपने बताना है कि इनमें से किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह को। तो जो शुक्र ग्रह है दोस्तों उसे शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद पश्चिम में दोस्तों सबसे चमकदार और सबसे बड़ा दिखलाई देने वाला जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह ही है, जिस कारण से इसे शाम का तारा कहा जाता है। और जो शुक्र ग्रह है दोस्तों इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी की तरह ही दिखाई देता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और सूर्यास्त के बाद पश्चिम में सबसे चमकदार और सबसे जो है बड़ा दिखलाई देने के कारण शुक्र को शाम का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। एनडीए 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपका भागीरथी, बी ऑप्शन आपका मंदाकिनी, सी ऑप्शन आपका नंदाकिनी और डी ऑप्शन आपका धौलीगंगा। तो आपने बताना है कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर दोस्तों रुद्रप्रयाग स्थित है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी। तो अलकनंदा और मंदाकिनी का जहां पे को संगम स्थल है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका रुद्रप्रयाग। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर दोस्तों भागीरथी से मिलती है और किसका निर्माण करती है, गंगा नदी का निर्माण करती है। और भागीरथी नदी को दोस्तों सास कहा जाता है और अलकनंदा नदी को बहु कहा जाता है। और सास बहु का संगम आपको देखने के लिए मिलता है देवप्रयाग में और अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम आपको देखने के लिए मिलता है रुद्रप्रयाग में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, आपने बताना है। ए ऑप्शन आपका माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से संबंधित है, सी ऑप्शन है आपका व्यास परियोजना
राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा से संबंधित है और डी ऑप्शन आपका इंदिरा गांधी नगर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब से संबंधित है। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदिरा गांधी नगर परियोजना जो है वो राजस्थान एवं पंजाब यानी कि दोनों राज्यों से रिलेटेबल नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी नगर परियोजना जो है इसका ही जो दूसरा नाम है इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है और इंदिरा गांधी नगर परियोजना सिर्फ और सिर्फ राजस्थान राज्य से संबंधित है, पंजाब राज्य से वो संबंधित नहीं है। बाकी माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान दोनों से संबंधित है, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है और व्यास परियोजना आपकी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से संबंधित है। लेकिन इंदिरा गांधी नगर परियोजना जिसे राजस्थान नहर जिसका दूसरा नाम है ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से ही संबंध रखती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक बाघ के आंतरिक आवास के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। ए ऑप्शन आपका मानस, बी ऑप्शन आपका पक्कई, सी ऑप्शन आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम और डी ऑप्शन आपका पेरियार। तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सा एक बाघ के आंतरिक आवास के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है वो बाघ के आंतरिक आवास के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा दोस्तों बाघ आरक्षित क्षेत्र है और ये जो दोस्तों नागार्जुन सागर श्रीशैलम है ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है। ए ऑप्शन है आपका त्रिपुरा, बी ऑप्शन आपका सिक्किम, सी ऑप्शन आपका अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन आपका नागालैंड। तो आपने बताना है कि इसमें से जो कौन सा राज्य है जो जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य उसे घोषित किया गया है। यूकेपीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। तो सिक्किम राज्य को दोस्तों जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। उत्तराखंड पीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। ए ऑप्शन आपका गोपालचारी अयंगर, बी ऑप्शन आपका अलादी कृष्ण स्वामी, सी ऑप्शन आपका भीमराव अंबेडकर और डी ऑप्शन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष नहीं थे, आपने बताना है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रारूपण समिति थी उसके सदस्य नहीं थे। जो प्रारूपण समिति थी भारतीय संविधान के लिए जिसे संविदा समिति भी कहा जाता था, इसमें जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय ये कमेटी बनाई गई थी। इसमें एक जो सदस्य थे उनका नाम था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरे थे एन माधवराव, तीसरे थे के एम मुंशी, चौथे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, पांचवे थे टी कृष्णमाचारी और छठे थे दोस्तों सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो ये 6 के साथ जिनकी अध्यक्षता में ये समिति बनी थी उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। इस समिति का नाम था प्रारूपण समिति या इसे संविदा समिति भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है। ए ऑप्शन है आपका फ्रांस के संविधान से, बी ऑप्शन है आयरिश के संविधान से, सी ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से और डी ऑप्शन आपका ब्रिटिश के संविधान से। तो आप लोगों ने बताना है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो है उसकी संकल्पना इसमें से किस देश के संविधान से प्रेरित है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस के संविधान से प्रेरित है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। ए ऑप्शन आपका 9वीं अनुसूची, बी ऑप्शन आपका 10वीं अनुसूची, सी ऑप्शन है 11वीं अनुसूची और डी ऑप्शन आपका 12वीं अनुसूची। तो आपने बताना है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में इसमें से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11वीं अनुसूची। यानी कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 73वां संविधान संशोधन दोस्तों 24 अप्रैल
92 में इसके किया गया था। और दोस्तों इस जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार जो है वो प्रदान किए गए थे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, यानी कि पंचायती राज से रिलेटेड जो अनुसूची है हमारी वो 11वीं अनुसूची है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, जो संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध इसमें से किससे था, आपने बताना है दोस्तों। ए ऑप्शन है आपका बैंकों में राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, बी ऑप्शन है आपका निर्वाचन सुधारों से, सी ऑप्शन है आपका पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, या डी है आपका ऑप्शन चकमा समस्या से। तो आपने बताना है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध इसमें से किससे था, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन सुधारों से। यानी कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध इसमें से निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। ए ऑप्शन आपका कथक नृत्य से, बी ऑप्शन आपका कथकली नृत्य से, सी ऑप्शन आपका मणिपुरी नृत्य से, और डी ऑप्शन आपका मोहिनीअट्टम नृत्य से। तो आपने बताना है कि बिरजू महाराज जो है इसमें से किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथक नृत्य से उनका संबंध है बिरजू महाराज का। तो बिरजू महाराज दोस्तों कथक नृत्य क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं, आपने बताना है। ए ऑप्शन आपका चारवाक, बी ऑप्शन है गौतम, सी ऑप्शन है कणाद, और डी ऑप्शन आपका कपिल। तो आपने बताना है कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता इनमें से कौन कहे जाते हैं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद दोस्तों वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपने बताना है। ए ऑप्शन है आपका करों में कमी, बी ऑप्शन है आपका मजदूरी में बढ़ोतरी, सी ऑप्शन आपका मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, और डी ऑप्शन आपका मुद्रा आपूर्ति में कमी। तो आपने बताना है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है जब घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, यानी कि मुद्रा आपूर्ति में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी, आपने बताना है। ए ऑप्शन है आपका 1857 में, बी ऑप्शन 1862 में, सी ऑप्शन है 1867 में, और डी ऑप्शन आपका 1872 में। तो आपने बताना है कि कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक थी दास कैपिटल वो इसमें से किस वर्ष में प्रकाशित की गई थी, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका 1867 में। तो कार्ल मार्क्स की जो प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल उसकी जो प्रकाशन हुआ था उसका वो हुआ था आपका 1867 में। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि CAD का तात्पर्य क्या है, यानी कि CAD की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। ए ऑप्शन आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बी ऑप्शन आपका कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, सी ऑप्शन आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, और डी ऑप्शन आपका कॉम्पैक्ट एडेड डिजाइन। तो आपने बताना है कि CAD का इसमें से फुल फॉर्म क्या होगा। SSC 2014 में पूछा गया ये सवाल है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसे कहा जाता है। CAD का फुल फॉर्म, CAD का फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा एक डिजाइन के निर्माण, संशोधन, विश्लेषण या अनुकूलन के लिए जो यूज किया जाता है उसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल पीस डे के बारे में बात की जा रही है। ए ऑप्शन आपका 13 सितंबर, बी ऑप्शन आपका 21 सितंबर, सी ऑप्शन आपका 27 सितंबर, और डी ऑप्शन आपका 16 अक्टूबर। तो आपने बताना है कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस जो है इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा दोस्तों 21 सितंबर। तो 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है। इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि डुरंड रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है, आपने बताना है। ए ऑप्शन आपका भारत और अफगानिस्तान, बी ऑप्शन आपका चीन और पाकिस्तान, सी ऑप्शन आपका
पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और डी ऑप्शन आपका अफगानिस्तान और चीन। तो आपने बताना है कि डुरंड रेखा इनमें से किन दो देशों के मध्य में स्थित है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है आपकी डुरंड रेखा, जिसकी जो लंबाई है यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा है जिसे डुरंड रेखा इसमें कहा जाता है, उसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है आपकी 2640 किलोमीटर। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने करी थी, आपने बताना है। ए ऑप्शन है आपका सरला बहन, बी ऑप्शन है विद्या देवी, सी ऑप्शन है कुंती देवी, और डी ऑप्शन आपका है भागीरथी। तो आपने बताना है कि कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी, और इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरला बहन। तो सरला बहन के द्वारा दोस्तों कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि संगोली की संधि कब हुई थी, आपने बताना है। ए ऑप्शन आपका 1800 में, बी ऑप्शन आपका 1803 में, सी ऑप्शन आपका 1805 में, और डी ऑप्शन आपका 1815 में। तो आपने बताना है कि संगोली की संधि इसमें से कब हुई थी, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1815 में। तो 1815 में संगोली की संधि हुई थी। इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहां थी, लोअर पीसीएस 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपका श्रीनगर, बी ऑप्शन आपका टिहरी, सी ऑप्शन आपका देवलगढ़, और डी ऑप्शन आपका चांदपुरगढ़ी। तो आपने बताना है कि पवार शासकों की प्रथम राजधानी इनमें से कहां थी, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चांदपुरगढ़ी। तो चांदपुरगढ़ी दोस्तों पवार शासकों की प्रथम राजधानी थी। लोअर पीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि डोला पालकी आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है, आपने बताना है। ए ऑप्शन है आपका किसानों से, बी ऑप्शन है शिल्पकारों से, सी ऑप्शन है महिलाओं से, या डी ऑप्शन आपका आदिवासियों से। तो आपने बताना है कि डोला पालकी आंदोलन इनमें से किससे संबंधित है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिल्पकारों से संबंधित है आपका डोला पालकी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सकलाना विद्रोह कब घटित हुआ था। ए ऑप्शन आपका टिहरी में, बी ऑप्शन आपका जोशीमठ में, सी ऑप्शन आपका जौनसार में, और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि आपने बताना है कि जो सकलाना विद्रोह है इसमें से कहां घटित हुआ था, आपने बताना है। टिहरी, जोशीमठ, जौनसार या इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टिहरी में। यानी कि सकलाना विद्रोह जो घटित हुआ था वो हुआ था दोस्तों आपका टिहरी जिले के अंदर, टिहरी जिले में सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपने बताना है। ए ऑप्शन आपका 1892 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1902 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1912 ईस्वी में, और डी ऑप्शन आपका 1922 ईस्वी में। तो आपने बताना है कि कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1912 ईस्वी में कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है, पटवारी लेखपाल 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपका ऑपरेशन केदार, बी ऑप्शन आपका ऑपरेशन बद्री, सी ऑप्शन आपका ऑपरेशन चोटी, और डी ऑप्शन आपका ऑपरेशन सूर्यहोप। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑपरेशन है जो उत्तराखंड से संबंधित है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑपरेशन सूर्यहोप जो है वो ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है। बाकी ऑपरेशन केदार, बद्री और चोटी जो है वो उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है, आपने बताना है। ए ऑप्शन है आपका 100 वर्ग मीटर, बी ऑप्शन है 200 वर्ग मीटर, सी ऑप्शन है 500 वर्ग मीटर, और डी ऑप्शन आपका 1000 वर्ग मीटर। तो आपने बताना है कि उत्तराखंड में एक नाली जमीन जो है वो कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 200 वर्ग मीटर। तो 200 वर्ग मीटर के बराबर उत्तराखंड में एक नाली जमीन होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि प्राचीन समय में निम्न में से किसे कुब्जाम्बरक के रूप में जाना जाता था। ए ऑप्शन आपका ऋषिकेश को, बी ऑप्शन है देवप्रयाग को, सी ऑप्शन है हरिद्वार को, और डी ऑप्शन आपका श्रीनगर को। तो आपने
बताना है कि इसमें से किसको कुब्जाम्रक के रूप में प्राचीन समय में जाना जाता था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋषिकेश। तो ऋषिकेश को दोस्तों प्राचीन समय में कुब्जाम्रक के रूप में जाना जाता था, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहां स्थित है, आपने बताना है। ए ऑप्शन आपका चक्राता, बी ऑप्शन आपका रानीखेत, सी ऑप्शन है देहरादून और डी ऑप्शन आपका लैंसडाउन। तो आपने बताना है कि जो गढ़वाल रेजिमेंट है उसका मुख्यालय इसमें से कहां स्थित है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लैंसडाउन। तो लैंसडाउन में दोस्तों गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय है। यूके पीसीएस ROARO 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन था। अब आप लोग ये मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जो गढ़वाल रेजिमेंट थी इसका गठन कब किया गया था, इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि चेतु तथा मानकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। ए ऑप्शन आपका फतेह शाह, बी ऑप्शन है प्रीतम शाह, सी ऑप्शन है सुदर्शन शाह और डी ऑप्शन आपका कीर्ति शाह। तो आपने बताना है कि चेतु तथा मानकू नामक जो चित्रकार थे वो किस राजा ने अपने दरबार में उन्हें आश्रय दिया था। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह ने दोस्तों चेतु तथा मानकू नामक चित्रकार को अपने दरबार में आश्रय दिया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। सो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज के सेशन से कुछ नए क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिले जो आपको पहले से नहीं आते थे या कुछ नई चीजें आपको सीखने के लिए मिली तो इस सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और इस पूरी सीरीज की जो PDF फाइल है आपको देखने के लिए मिलेगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो।